हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीएस टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इसमें कुछ 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के रहेंगे और 15 जो क्वेश्चन है आपके वो सिलेबस मतलब सब्जेक्टिव रहेंगे। ओके गाइस, और हम ट्रिक द्वारा हम आपको यहाँ पर बताते जाएंगे, ठीक है। और आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठना ताकि आप उन ट्रिक्स को आप लिख सकें, ठीक है। तो गाइस, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है गाइस। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो गई है, ये हमारी क्लास 5 है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है गाइस। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है। निम्नलिखित में से हमें उचित जो है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, हमें इनमें से सही कथन हमें चूज करना है, ठीक है गाइस। तो पहला जो कथन है वो देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट से लिया गया है और जो हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर एनसीईआरटी जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें। क्यों क्यों देखना जरूरी है सॉरी, वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाकर पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है गाइस। तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें ताकि आप भ्रम में ना रहें और आप अपने क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप तुरंत सोल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है, हाथी गंदले जो गंदा पानी होता है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तभी मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करता है। ऐसा नहीं है भाई, हाथी जो है कम से कम 4 घंटे सोता है बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात करें, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। बिल्कुल राइट बात है। अगला जो पॉइंट है वो है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक जो बड़े हाथी होता है एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो पहला, थर्ड और फोर्थ देख लीजिए वो ऑप्शन कौन सा है। तो पहला और जो थर्ड आपका ऑप्शन जो मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही गई है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। यानी कि जो मधुबनी है, मधुबनी चित्रकला के बारे में हमें सही कथन चुनना है। और मधुबनी यह एक बिहार का लोक चित्रकला है, लोक नृत्य, ठीक है। अब ऑप्शनों की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन है इसमें, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, भी किया जाता है। ऑप्शन बी की बात करूं, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाई जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, भी आदि दिखाई जाते हैं। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। ऑप्शन अगर डी की बात करूं, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। भाई मधुबनी जो है ये एक बिहार का है बल्कि राजस्थान का नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं कि ऑप्शन इसमें कौन कौन से सही है, तो ऑप्शन ए, बी और सी, ये ए, बी और सी आपके ऑप्शन कहाँ पर मिलते हैं ये आप देख लीजिए। तो ए, बी और सी आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलते हैं। ए, बी और सी ये आपके तीनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए भी, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, ठीक है। तो वह पक्षी कौन सा है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह है भी आपका कौवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वहां पर क्वेश्चन को बदल दे,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों, कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को बदल दे, क्वेश्चन को कैसा बदलेगा, वो इस प्रकार बदलेगा। देखो, कोई पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर, कोई पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, वह कौन सा पक्षी है? तो वहां पर कौवा भी होगा, चील भी होगा, कलचिड़ी भी होगा और फाख्ता भी होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा उस टाइम पर, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चील। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा चील। ठीक है, अगर बात करें कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर, क्या बात करें अभी, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो आपका तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। अगर बात करें कि कोई पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, तो आपका तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पर ध्यान देना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई एम सॉरी, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ओ सॉरी, ये क्या हो रहा, सॉरी ये क्या हो रहा है, देखिए भी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार की कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से है, तो ये जो गांव है आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। जो रेगिस्तानी ओक है उसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी यह जो पेड़ है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो टहनियों से लटकती हैं, बल्कि बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो टहनियों से लटकती हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो टहनियों से भी लटकती हैं और खुद जमीन के अंदर भी जाती हैं, और वो क्या करती हैं, खंभों की तरह सहारा भी देती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है, ओ सॉरी सी है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। बाकी क्या है ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो दोनों करेक्ट हैं। आगे और देख लेते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीने के लिए योग्य बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा जो ऑप्शन वहां पर सही था, ऑप्शन ए भी ठीक था और ऑप्शन हमारा सी भी ठीक था और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ए सी और डी देख लीजिए कहां पर है, तो ए सी डी हमारा मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सीटेट 2020 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए पहला है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यानी कि जो अबू धाबी है उसके बारे में हमें सही कथन सुनना। यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही बात है, यह रेगिस्तानी इलाके में होता है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल सही बात है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ऑप्शन नंबर सी पर, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो बिल्कुल अरबी है। ऑप्शन डी की बात करूँ, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं, दिनार नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, दिरहम कहते हैं, दिरहम। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, दिरहम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी कहाँ पर है वो आप देख लीजिए, ए बी सी आपके ऑप्शन नंबर डी में मिलेंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीटेट 2019, सीटेट 2020 पिछली बार में ये पूछा गया है। जो अभी अभी जनवरी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें ये पूछा गया था एग्जाम, ठीक है। तो कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हुए होते हैं, तो वो जो होते हैं वो आपका काला और सफेद होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना काला और सफेद होते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वे हर चीज को काला और सफेद देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा दिखाई नहीं देगा, ठीक है, थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। अब देखते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ठीक। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया फ्रंट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है। नीचे चित्र फर्स्ट से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, यानी कि घड़ी दिखाई गई है 1 से लेकर 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, तथा चित्र फर्स्ट, चित्र थर्ड, दो जानवरों एक्स और वाई, एक्स है और वाई जानवर है दो, इनके सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए, यानी कि जो छायांकित भाग हो रहे हैं ये इनके सोने का समय है। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। हमें सही कथन यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। ये जो है ये घंटे दिखाए गए हैं कि यहाँ पर जो एक जो बॉक्स है ये आपका 2 घंटे का दिखाएगा, इसलिए ये टोटल कितने बॉक्स हैं, 12 बॉक्स हैं, और 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो 24 घंटे आपके हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, अगर हम ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर बात करें तो हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला जो है एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, ऐसा तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है, ऐसा भी नहीं है कि वाई एक्स 18 घंटे सो रहा है। ऑप्शन सी की बात करूं, एक्स 4 घंटे सो रहा है जबकि वाई 18 घंटे सो रहा है, बिल्कुल राइट बात है। अभी एक्स जो है वो 4 घंटे सो रहा है और वाई जो है आपका 18 घंटे सोता है, ठीक है। डी की बात करूं, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे सोता है, ऐसा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो भी यहाँ पर जानवर एक्स था और यहाँ पर जानवर वाई है, ठीक है। ये आपका एक्स जो है वो क्या घंटे सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है, 2 घंटे और 2 घंटे कितने हो गए, 4 घंटे ये सो रहा है, ठीक है। अब वाई की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, तो कितने घंटे सो रहा है, 18 घंटे। तो 4 घंटे एक्स सो रहा है और 18 घंटे वाई सो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भी मृत सागर क्या है। ऑप्शन ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऑप्शन बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। सी ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। डी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए भी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए भी इसको हम पढ़ ही लेते हैं, बाद में मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए भी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, ठीक है, वांछित जानकारी दी जा सकती है, हमसे यह पूछा है। तो यहाँ पर जो है हम राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन ए है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, ऐसा नहीं है, व्याख्या करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करूं, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना,
ये भी यहाँ पर नहीं होगा। हमसे गलत पूछा था ना, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। ठीक है, अब ये भी ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी ऑप्शन डी की बात करूँ, यहाँ पर किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। अब ये भी नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा था वांछित जानकारी। ठीक है, यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चन यहाँ पर चूज करना था। तो हमारा जो पॉजिटिव क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बिल्कुल पॉजिटिव बात है। सूचनाओं को जब आदान प्रदान करेंगे तभी बच्चा क्या होगा, सीख पाएगा, तभी भोजन के बारे में जानकारी ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, तो गाइज तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, है ना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदर्शित नदी को दिखाना, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। बिल्कुल राइट बात अभी कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना, अगर वो बच्चे समूह बनाएंगे तो कार्य के लिए कहना। तो बच्चे जब समूह बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ग्रुप जो क्लास होती है वो बहुत बेहतर क्लास होती है। जब बाहर जाएंगे बच्चा तो बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगर मैं ऑप्शन डी की बात, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। वही भाषण देने से कुछ नहीं होगा। बच्चे सोचेंगे यार ये मास्टर बिल्कुल कैसा है, भाषण दे जा रहा है, बोर हो जाएंगे बच्चे, बिल्कुल बोर हो जाएंगे। यकीन करना मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे बिल्कुल बोर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो राइट, अगर यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करूं, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। वही प्रदूषित नदी को दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, प्रदूषित नदी को दिखाकर कोई लाभ नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए की बात करूं, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। अब चार्ट बनाने से बच्चों में कोई गतिविधि नहीं आएगी, बच्चों क्रिएटिविटी नहीं लेंगे, सृजनात्मकता हासिल नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा कक्षा 5 के एक ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। कहती है ऑप्शन ए हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी गृह कार्य मूल्यांकन, ऑप्शन 3 परियोजना कार्य मूल्यांकन, ऑप्शन 4 मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जो हो जाएगा, देखिए हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन का बिल्कुल राइट बात है। गृह कार्य मूल्यांकन करना बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि गृह कार्य हम बच्चों से कराएं कि गृह कार्य ही देना चाहिए, गृह कार्य देते रहो, गृह कार्य देते रहो। बच्चों का बेसिकली बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, परियोजना कार्य मूल्यांकन करना, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि पर्यावरण मूल्यांकन करना बिल्कुल बहुत जरूरी हो। ठीक है, अब पूछा क्या, मौखिक परीक्षा, बिल्कुल राइट बात है। मौखिक परीक्षा उनसे लेंगे तो बच्चों में क्रिएटिविटी होती रहेगी। तो ऑप्शन ए और 4 बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ठीक है, जो अप्रासंगिक है वो हमसे पूछा है। तो अप्रासंगिक का मतलब निगेटिव हमसे पूछा है, नोट हमसे पूछा है। निगेटिव में हमें क्वेश्चन देखना, निगेटिव ही एक क्वेश्चन है और निगेटिव ही हमें यहाँ पर ऑप्शन देखना है। पहले ऑप्शन की मैं बात करूं, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही बात है। बच्चा प्रश्न पूछेगा तभी क्रिएटिविटी कर पाएगा। ऑप्शन बी की बात करूं, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये गलत बात है यहाँ पर। ठीक है, बच्चा दिन भर का पूरा बस्ता लेकर क्या करेगा यार, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। ऑप्शन सी है बिना मुझे सूचित किए
कहीं न जाना, बिल्कुल राइट बात है, कहीं नहीं जाएंगे बिना मुझे अपने टीचर को सूचित किया बच्चे कहीं नहीं जा सकते बाहर, है ना। अपने साथ पेन और नोट पेन ले जाना, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अपने साथ नोट पेन और लेकर तो जाना ही चाहिए, ठीक है। भ्रमण करने के लिए जाना है, यानी कि कहीं बाहर अगर शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, यानी कि टूर पर जाने हैं, तो बच्चा अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर थोड़ी ना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसके मुकाबले वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भी, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो होना चाहिए, देखिए पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऐसा नहीं है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित कर दो कि बच्चा की ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल कितनी अच्छी बात कही है कि अवसर प्रदान करना, खोजने के अवसर प्रदान करना, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन दो टैग वर्ड को याद रखना, अपने नोटबुक में लिख लें, खोजना, अवसर देना, या फिर उनको, है ना, या फिर छात्रों का प्रश्न पूछना, छात्रों से प्रश्न पूछना, ठीक है। लचीलापन होना, बाहरी वातावरण से जोड़ना, उपयोग करना, अवसर प्रदान करना, प्रयोग करना, करके सीखना, गतिविधि से संबंधित दृश्य श्रव्य सामग्री या किसी अन्य सामग्री का प्रयोग करना, जाने भ्रमण से संबंधित, ठीक है। छात्रों में डर पैदा करना, ये बिल्कुल गलत बात है कि छात्रों में डर पैदा करेंगे, ठीक है। सही उत्तरों के लिए तैयार करना, बच्चों को सही उत्तरों के लिए तैयार नहीं करना होता है। छात्रों की गलतियों को उनमें विचार की क्षमता नहीं होती, यह मानना, है ना। अब शिक्षक का सम्मान करना, अब बच्चों को डांटेंगे कि बच्चों तुम बच्चों चुप बैठो, बच्चों का शिक्षक का सम्मान करोगे, ये बिल्कुल भी वो नोट बेटर देन, ओके। तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव है, तो हमसे पॉजिटिव पूछा था, अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। 76 क्वेश्चन नंबर है। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे अच्छे ऑप्शन की बात करूं, यहां पर जो ऑप्शन है विषय के अधिगम, यानी कि विषय का जो अधिगम है इसमें आमोद प्रमोद प्रदान करना, ठीक है। यानी कि जो आसपास की जानकारी होती है, उनकी घटनाओं को, जो उनकी घटनाएं होती है उनसे संबंधित क्या होता है, उसमें आदान प्रदान अगर बच्चों को कराएंगे, या फिर जैसे ईवीएस की जो पुस्तक होती है उनका अध्ययन कराया जाए तथा अभ्यास कराया जाए, विद्यार्थियों को विषय संबंधित कुछ आमोद प्रमोद अर्थात आनंद प्रदान कराया जा सके, क्या आनंद प्रदान कराया जा सके किताबों के जरिए भी ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, ठीक है। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए, भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। क्या कथन लिखा गया, ये कथन देख लीजिए, क्या कथन है। अभी कथन है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य पूछा है क्या है, तो देखिए छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, है ना, संवेदनशील बनाना, ऐसा कह सकते हैं कि संवेदनशील बनाना हो सकता है कि बच्चों को उनके बारे में ना जानकारी दें, या फिर वो हो सकता है कि उनके बारे में अच्छी जानकारी कलेक्ट कर सके, है ना। ऐसा होता है कि बच्चों को अच्छी जानकारी दे सकते हैं या फिर उनमें अच्छी जानकारी पैदा नहीं कर सकते। टीचर का ये गलत उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर गलत जानकारी पैदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छी जानकारी बच्चों के अंदर पैदा करें तो अच्छा ग्रोथ होगा बच्चे का, ठीक है। तो छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, ये गलत बात है। छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, ये भी गलत बात है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। अभी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वास्तविक जीवन, यानी कि जो बचता है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भी, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो किसके लिए किया जा सकता है अभी, तो यहाँ पर किया जा सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। मैंने अभी हाल में बताया था
कि जिज्ञासा करना या फिर बच्चों को व्यक्तित्व विभिन्नता के ध्यान में रखना, छात्रों से प्रश्न पूछना, ये सब लचीला होना, बाहरी वातावरण से जोड़ के पढ़ाना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर भी जो जिज्ञासा है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं निगेटिव टैग वर्ड की बात करूं कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम बच्चों से कक्षा में प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा भी नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए, अनुशासन बनाने से क्या होगा, भी कुछ नहीं, बच्चा नहीं सीख पाएगा कुछ भी। अनुशासन बनाने चुपचाप सीधा बिल्कुल चुप बैठा रहेगा बच्चा, क्या होगा उससे, नहीं पढ़ पाएगा बच्चा, है ना। तो यहाँ पे तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ईवीएस की जो पढ़ाई है उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन बी, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। भाई विद्यार्थियों को तैयार नहीं करना है अगले स्तर के लिए, यानी कि अगली कक्षा के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को अगली कक्षा के लिए नहीं बढ़ाना है, बच्चों को ऐसा बनाओ, वो कैसा बनना चाहिए कि बच्चा जो हो बिल्कुल अपनी सामाजिक जो घटनाएं होती है उससे जुड़ के पढ़ाए। उद्देश्य होता है बाहर के ज्ञान तथा सामाजिक घटनाओं को ग्रहण कर सके, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, बिल्कुल राइट बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भी, प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, यानी कि उपयुक्त नहीं है, हमसे गलत पूछा है तो क्या होगा, यानी कि वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, सही बात है, ठीक है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ये गलत बात है। वृक्षों पर पोस्ट अपना प्रतियोगिता आयोजित करना, ये सही बात है। तो नहीं पूछा था, निगेटिव पूछा, तो यहाँ पर इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। पहला, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। अब एक रास्ता को तोड़ने से कुछ होगा थोड़ी ना मेरे प्यारे बच्चों, ये तो गलत हो गया भाई। जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है, सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है भी ऐसा उद्देश्य है, यहाँ पर जो पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, ये भी नहीं है। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ये भी नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के बिल्कुल अंतर आ जाएंगे। शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकलेवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड के अनुसार सबसे बड़ा जो है उचित उचित तो प्रश्न है यही है, उचित, बिल्कुल उचित ऑब्जेक्टिव यही है। बाकी तीनों इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है मेरे गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भी, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। क्या होगा भाई, सबसे अधिगम जो अधिगम है प्रभावी अधिगम होगा वो कौन सा होगा। देखिए, पहला जो ऑप्शन है संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन बी, संबंधित मामले समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना। विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, बिल्कुल राइट बात है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, बिल्कुल सही बात होगी। यानी कि जो तीनों हैं ये तीनों ही इसके ऊपर इनमें आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि एक समाज होता है, ठीक है, ये समाज है और समाज के अंदर क्या है, स्कूल है, परिवार है, आस पड़ोस है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, समाज है। तो समाज के अंदर क्या है कि स्कूल भी आ गया, परिवार भी आ गया, बच्चे का घर भी आ गया। तो ऐसे ही ये जो है ये एक समाज है और ये स्कूल के परिवार है, स्कूल है, ये सारे तीनों इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है मेरे गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो ये जो छात्र आपका हांगकांग का है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है तभी मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ कि हांगकांग। एनसीईआरटी प्ले लिस्ट में जाना, ठीक है, और वहाँ पर बिल्कुल एजीटी ये बिल्कुल ये जो बात है बिल्कुल ऐसी की ऐसी लिखी हुई है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 8 है वहाँ पर देखना, चैप्टर नंबर 8 में देखना, ये पूरी की पूरी गाइडलाइन वहाँ पर लिखी हुई है और वहाँ पर हांगकांग के बारे में बताया गया है, यानी कि लिंग हू फैन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी एक मिनट गाइस। देखिए भी, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। जो ब्रेल लिपि है इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, भी लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होता है, नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ये। ठीक है, कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला तीसरा चौथा सही है, तो पहला तीसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा और चौथा बिल्कुल सही बात है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए की बात करूं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे मुर्गी, कौवा, कबूतर, ये सारे पक्षी हुए, इनके जानवरों के बाहरी कान दिखाई नहीं देते, बल्कि शरीर पर बाल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? पंख होते हैं। वो क्या देते हैं बच्चों? अंडे देते हैं। ऑप्शन सी की बात करूं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, गलत बात है। ऑप्शन डी की बात करूं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है। तो ए और बी देख लीजिए किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल ए और बी बिल्कुल मिलेंगे आपको। ए और डी बिल्कुल आपको मिल जाएंगे और बी। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है ना? आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टिकट बुक करने की तारीख बिल्कुल सही बात है, तारीख मिलती है, समय में मिलता है, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय मिलता है, बिल्कुल सही बात है एक टिकट पर। ठीक है, अगर हम टिकट लेने जाएंगे स्टेशन में तो ये जानकारी आपको टिकट पर मिलेंगी। ऑप्शन बी की बात, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, बिल्कुल सही बात है। डिब्बे का नंबर भी मिलता है, बर्थ नंबर भी मिलता है और किराया भी उस पर डला हुआ होता है। ठीक है, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग ये उसमें निर्धारित नहीं होती है, इसलिए इस ऑप्शन को काट दो, ये वहाँ पर निर्धारित नहीं होती है। ऑप्शन डी, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ई की बात, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय ये नहीं होता लिखा हुआ, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो ए, बी और डी देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन ए में आपको मिलने ए, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ईवीएस पेडागोजी के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, आपके लिए बहुत प्यार से मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, और मैं ट्रिक बाय ट्रिक आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।